L1 आपने सुना है तो L1 का मतलब होता है एक पॉइंट होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ पर जाकर ये हमारा जो आदित्य है वो वहाँ पर रुकेगा। उसके बाद में जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करेगा और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर रिसर्च करके हमारी जो इसरो टीम है उसको भेजेंगे। आपने जैसा कि बात की कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के लोगों का और भारत का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। ये सम्मान 1 दिन में नहीं बना है, 10 दिन में नहीं बना है और इसमें को बनाने में सालों लग गए हैं। आप सोचिए कि आज से मान लीजिए 50 साल पहले पूरी दुनिया हमको किस तरीके से जानती थी। कहते थे कि ये तो गरीब कंट्री है और यहाँ पर लेबर सस्ती मिल जाती है। उसके बाद में जो हमारे नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो आईआईटी ओपन्स की, उसकी वजह से जब आईआईटी के जो पढ़े लिखे लोग थे वो आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं तो पूरी दुनिया हमें जानती है कि हम आईटी के लिए सबसे अच्छा बिजनेस करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा काम जो होता है वो आईटी का भारत के अंदर होता है। पाकिस्तानियों की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, पाकिस्तानियों को नीचा दिखाना चाह रही है और खास बात ये उनको लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के मतलब खत्म करना चाहती है उसको। अब ये जाहिलता वाली अगर ये बातें अपने दिमाग के अंदर रख के सोचेंगे तो फिर कैसे सोच सकते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की बिल्कुल। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अब वो दुनिया भर से पैसे मांगता है, उसके बाद में कैसे चांद के बारे में सोच सकता है। वही कहते हैं जैसे अंगूर खट्टे हैं, जैसा कि आपने बताया ना कि हम यहीं से चांद देख सकते हैं तो हमें जाने की क्या जरूरत है। तो अंगूर खट्टे वाली बात है। जब आपके पास नई चीजें हैं उस चीज को पाने के लिए तो आप यही भी कह सकते हैं कि भैया बस हमको यहीं से दिख जाता है, हमें क्या जरूरत है। आपका मैंने कल या परसों में एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक जी जी। टीचर थे आपके यहाँ के और वो ये कह रहे बिल्कुल। थे कि अगर मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे अगर उनकी खोज को हटा दिया जाए तो दुनिया के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। अब सोचिए बिल्कुल। ये टीचर आपके स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाएंगे तो कैसे आपका पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आप बताइए, आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए कितने सारे साइंटिस्ट हुए हैं। क्या मोबाइल, टीवी या जो अभी हम लोग जर्निक सामान यूज करते हैं उसमें से किसी चीज का आविष्कार मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया? नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद, एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चंद्रयान-3 की कामयाबी के साथ इसरो ने आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया से मैं ज्वाइन किया है अनुज ने। नमस्कार अनुज, कैसे हैं आप? जी, नमस्कार सना जी और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार, राधे राधे। और जो हमारा आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है उसके लिए सबको बधाइयाँ और हमारी इसरो टीम जो इतना अच्छा लगातार काम कर रही है उसको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। आप तमाम इंडियंस को बहुत-बहुत मुबारक हो। एक के बाद एक आप बड़े मिशन कामयाबी के साथ लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक चंद्रयान-3 के चर्चे खत्म नहीं हुए कि आप लोगों ने आदित्य L1 जो है वो लॉन्च कर दिया है। इंडिया का पहला सोलर मिशन, बल्कि एशिया का पहला ये सोलर मिशन है। क्या कहेंगे अनुज? मतलब एक के बाद एक बड़ी कामयाबी आप लोग हासिल करते चले जा रहे हैं। एक के बाद दूसरे सियारे पर इंडिया अपना तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब चंद्रयान थर्ड जो है लॉन्च हुआ था उसके बाद में थोड़ा सा ये मन में डर बना हुआ था कि किस तरीके से वहां पर सक्सेसफुल लैंडिंग होगी या नहीं होगी। जब हुई तो उसके बाद में बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद से पूरा जो भारत था वो गौरवान्वित हुआ और जो इसरो की टीम थी उसने बहुत अच्छा काम किया। अभी ओके। वो वाली खुशी खत्म नहीं हुई थी और इधर आदित्य L1 फिर से हमारा जो मिशन है वो लॉन्च हो चुका है आज। अब ये जो एक L1 आपने सुना है तो L1 का मतलब होता है एक पॉइंट होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है, वहां पर जाकर ये हमारा जो आदित्य है वो वहां पर रुकेगा। उसके बाद में जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करेगा और उसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं उसके ऊपर रिसर्च करके हमारी जो इसरो टीम है उसको भेजेंगे। तो ये बहुत ही टाइम तक चलने वाली चीजें हैं और अभी तो हमारे यहाँ से सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। अभी वहां पहुंचने में उसको काफी टाइम लगेगा। उसके बाद में फिर जान सकते हैं हम लोग कि कितना ज्यादा वहां से डेटा मिलेगा जिससे जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जो है, पूरी दुनिया जो है उसको कितना ज्यादा फायदा होगा। अनुज, मैंने जो इसके बारे में स्टडी किया है, सुनने में आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट 4 महीनों में जो है अपनी लोकेशन पर जी, पहुंचेगा और ये चंद्रयान 3 से ज्यादा टफ मिशन होने वाला है।
देखिए, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो जितने भी भारत के लोग हैं सबकी धड़कनें जो है वो चलती रहेंगी कि कब जो है वो सक्सेसफुल होगा। और जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी थी उसी तरीके से जो अभी हमारा आदित्य है वो L1 पॉइंट पे जाकर रुकेगा। जहाँ पर ग्रेविटी जो है सूर्य की और पृथ्वी की जहाँ पर न्यूट्रल होती है, दोनों अपनी तरफ खींचते हैं, वहाँ पर जाकर रुकेगा। उस वहाँ से जो है मॉनिटरिंग करेगा। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है, यहाँ से लॉन्चिंग सक्सेसफुली हो गई है और हमारी दुआ है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे ये लगता है कि 100% हम लोग सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है तो जो हमारी इसरो टीम है उन्होंने काफी मेहनत से काम किया इस चीज के ऊपर। 2019 से लगातार इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट होना था 2022 में, लेकिन कोरोना के कारण इसमें थोड़ा सा डिले हो गया था, इस वजह से 2023 में हुआ है। 100% सक्सेसफुल होगा। 4 महीने का टाइम है, अब 4 महीने हम लोगों को वेट करना, उसके बाद में पता चलेगा कि नतीजा क्या होता है। लेकिन अगर कुछ भी नतीजा हो, लेकिन जो हमारी इसरो टीम काम कर रही है, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था कि चंद्रयान 1 जो हमारा जो सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद में चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर टीम को एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसी वजह से चंद्रयान 3 जो था वो 100% सक्सेसफुल हो गया और एकदम सॉफ्टली लैंड हो गया। उसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने भी देखा। और उसको ऐसा नहीं है कि जो फेलियर चीजें होती है उनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता है, उनसे कुछ जानने को नहीं मिलता है। अगर किसी वजह से ये मिशन में कोई दिक्कत होती है तो आने वाले जो मिशन होंगे सूर्य से रिलेटेड, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जो पैरामीटर्स होते हैं, जो रीडिंग्स होती हैं, और जो वहां पर अभी जैसे हमारा जो आदित्य है वो जा रहा है, तो वो सारी चीजें जब मॉनिटर की जाती है तो उससे बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाती हैं। ये आने वाले जो मिशन होंगे उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोगों के तो वैसे इंडिया वालों के बड़े चर्चे रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। इतने बड़े बड़े जब आप लोग मिशन लॉन्च करेंगे तो दुनिया आपको किस तरह ट्रीट करने वाली है। ऑलरेडी इंडियंस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, उनका रिस्पेक्ट का लेवल ही कुछ और है। और इतनी बड़ी अचीवमेंट्स करने के बाद मैं कहती हूँ इंडियंस तो और अब ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनको इसरो जो है वो तरक्की और कामयाबियों की ऊंचाइयों से हमकिनार करवा रहा है। देखिए, आपने जैसा कि बात की कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के लोगों का और भारत का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। ये सम्मान एक दिन में नहीं बना है, 10 दिन में नहीं बना है, और इसमें को बनाने में सालों लग गए हैं। आप सोचिए कि आज से मान लीजिए 50 साल पहले पूरी दुनिया हमको किस तरीके से जानती थी। कहते थे कि ये तो गरीब कंट्री है और यहाँ पर लेबर सस्ती मिल जाती है। उसके बाद में जो हमारे नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो आईआईटी ओपन की, उसकी वजह से जब आईआईटी के जो पढ़े लिखे लोग थे वो आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, तो पूरी दुनिया हमें जानती है कि हम आईटी के लिए सबसे अच्छा बिजनेस करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा काम जो होता है वो आईटी का भारत के अंदर होता है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके हमारी सारी इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया के अंदर छा रही है। जैसे कि आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सुना होगा, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बाइक्स बनाई जाती हैं वो भारत के अंदर बनाई जाती हैं। मोटरसाइकिल जैसे आपके यहाँ पर 70 सीसी चलती है, चाइना से आप लोग मंगवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे हीरो हो गया, इसके अलावा बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, ये सब ऐसी मोटरसाइकिल बनाते हैं कि अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा सेल होती हैं। तो ये एक जब जब आपके देश की ब्रांड कहीं पर जाती है तो वो एक आपका देश का रिप्रेजेंटेटिव होती है वहां पे। जैसे कि आपने नासा का नाम लिया, किसी भी ब्रांड का नाम लेते हैं अगर आप, तो फिर एप्पल का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस देश का नाम उससे ऑटोमेटिक जुड़ जाता है कि अमेरिका का बना हुआ है। तो सेम यही चीज है कि बहुत सारी फील्ड सब जो है ओपन हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो है हम लोग छा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर जो भारत की बाइक्स होती हैं वो काफी फेमस हो रही हैं, चाइना वालों को लगभग लगभग जो इंडियन कंपनी है वो आउट कर चुकी हैं। इसके अलावा अदर इंडस्ट्री है, तो धीरे धीरे करके लोगों का जो देखने का नजरिया है वो बदल रहा है। दूसरा, जब भारत के लोग कहीं पर जाते हैं तो वो उस देश के रूल रेगुलेशन को मानते हैं, वहां की जो नियम कायदे होते हैं उनको माना जाता है। और जब भारत के लोग जाते हैं तो उस देश की तरक्की के लिए जाते हैं, ना कि इसलिए जाते हैं कि हम जाएंगे तो वहां पर लड़कियों को छेड़ेंगे, हम जाएंगे तो ये कहेंगे कि भैया ये तो हमारा इस्लामिक कंट्री है, हमारा भाई है, यहाँ पर हम चाहे जो कर सकते हैं। जैसा आपके यहाँ के लोग तुर्की जाते हैं तो वहां पर जो मतलब छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियों को देखते हैं तो वो फिर वीडियो बनाते हैं, उल्टी सीधी उनसे बातें करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो वहां का कल्चर है उसको नुकसान पहुंचाता है। भारत के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। भारत के लोग जाते हैं, अपना चुपचाप काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, देखिए
आपके यहाँ पर लोग ना वो मल्टी कल्चर में नहीं रहते हैं, उनको लगता है कि इस्लाम सबसे अच्छा है, मुसलमान सबसे अच्छा है, मुसलमान से आगे कुछ हो नहीं सकता है, ये एक दिमाग के अंदर बसा हुआ है, बात समझिए। तो अब क्या होता है जब वो बाहर जाते हैं तो वही नजरिया अप्लाई करता है, अरे ये तो काफिर हैं, ये तो छोटे लोग हैं, ये तो हमारे सामने कुछ है नहीं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनका क्या मतलब है। लेकिन अब वहां पर जाते तब उनको फर्क महसूस होता है कि भैया हम तो बहुत पीछे रह चुके हैं, हमको तो जो बताया गया सब झूठ बताया गया, सारी चीजें गलत बताई गई हैं, इसमें 10% चीजें ही सही हैं। तो जो लोग संभल जाते हैं आपके यहाँ के वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग नहीं संभलते हैं वो फिर क्राइम फ्रॉड बहुत सारी चीजें करने लगते हैं कि अरे ये जो इंग्लैंड के अंदर आपने सुना होगा बहुत सारी लड़कियों को परेशान करने के लिए ग्रूमिंग गैंग्स लगातार पाकिस्तान के लोग को पकड़े जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है। भारत के लोग जाते हैं तो उस देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा भारत के जो एजुकेशन कल्चर है हम लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, तो हमें तो उस चीज के रहने की आदत है। भाई हम चले जाएं चाहे आप यूएई चले जाएं, अरब कंट्रीज के अंदर भी हम लोग जो है आराम से रह लेते हैं, क्योंकि हम मुसलमान के साथ भी रहते हैं, सिख के साथ भी रहते हैं। हम अगर यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो वहां पर भी हम दूसरे का कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं और आराम से रहते हैं, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एजुकेशन जो है वो भी उस अनुज तरीके आप लोग अनुज जो पाकिस्तान की आवाम है वो अब वक्त के साथ साथ काफी बाशाऊर हो रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं है कि भारत इतनी कामयाबी के साथ अपने इतने बड़े बड़े मिशन कैसे कर रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 पर वीडियोस की थी, वहां पे भी पाकिस्तानी अवाम ने कहा, कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा कि ये एक फेक मिशन है, ये एआई की मदद से, कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से, कार्टून की मदद लेकर ये पिक्चर्स और वीडियोस बनाई गई हैं। हम इस चीज को नहीं मानते कि भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है, या जो भारत है वो सूरज पर जा रहा है। भारत अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कर रहा है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है दुनिया में अपने आप को मनवाने के लिए। पहले नासा ने ये किया और अब इंडिया उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। तो वो पाकिस्तानी जो अभी भी ऐसी सोच रखते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तानियों की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, पाकिस्तानियों को नीचा दिखाना चाह रही है, और खास बात ये उनको लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के मतलब खत्म करना चाहती है उसको। अब ये जाहिलता वाली अगर ये बातें अपने दिमाग के अंदर रख के सोचेंगे तो फिर कैसे सोच सकते हैं। देखिए, पाकिस्तानियों के अंदर सब कुछ उनको पता है कि भारत चांद के ऊपर पहुंच गया है और ये वीडियो बनाया नहीं गया है, ये पूरी दुनिया जान रही है। भाई देखिए, आपकी जो बड़े बड़े नेता हैं, आपके जो न्यूज चैनल हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं, आपके यहाँ के न्यूज चैनल वो भी यही दावा कर रहे हैं कि भारत चांद के ऊपर पहुंच चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो लोग सिर्फ बातें बनाने के लिए करते हैं, अपने दिल को तसल्ली रखने के लिए करते हैं। आप एक बात बताइए, आपके यहाँ पर देश के अंदर आटे की इतनी ज्यादा किल्लत है, जहां पर रोटी जो है मिलना आसान नहीं हो, वो चांद के बारे में अगर वो बात करते तो उनको बहुत बड़ी चीज लगती है, बात समझिए। और इसी वजह से उनको ये लगता है कि ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो साइंस इतना ज्यादा पढ़ा न हो और जिसको ये पॉसिबल ही ना लग रहा हो, तो उसको तो यही लगेगा कि भैया वीडियो बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो वीडियो बना बनाकर ही चीजें की जाती हैं कि हम ये कर लिया, हमने वो कर लिया। जैसे फवाद चौधरी ने अनाउंसमेंट कर दी थी जब वो साइंस मिनिस्टर थे कि 2023 में हम अपने लोगों को चांद पर भेजेंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना और जो दूसरे लोग सक्सेस होते हैं उनको नीचा दिखाना, ये तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं बसा हुआ है। वो भारत की सफलता को नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि जब बिल्ली आती है, चूहा अगर आंखें बंद कर ले तो फिर उससे मुसीबत हटती नहीं है। तो सेम सिचुएशन पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर भारत की सफलता को नहीं मानते हैं तो उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क उन्हीं को पड़ेगा, उन्हीं का देश बर्बाद होगा, उन्हीं के देश के अंदर तरक्की नहीं होगी। और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। और कुछ समय तक यही पाकिस्तानी कहते थे कि भारत क्या है, क्या है भारत, भारत के अंदर क्या है, गरीब है, लोग रोड के ऊपर सोते हैं, कोई मतलब नहीं है। आज वही लोग कह रहे हैं आपके यहाँ के कि भारत तरक्की कर रहा है, उसकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, यहाँ पर व्यवस्था अच्छी, एजुकेशन अच्छा है। तो आने वाले जो समय है ना, उसमें जिन लोगों का आपने इंटरव्यू लिया था ना, जो लोग कह रहे थे कि नहीं ये झूठ है, वही लोग आपसे कहेंगे नहीं भारत बिल्कुल सही कर रहा है, हम ही गलत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अनुज, पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है, बच्चों को सही से एजुकेट नहीं किया जाता। आप बात कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो जब यहाँ के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ही यही बातें करेंगे कितने पापड़ बेलकर हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, जब हम यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। और आप आईएमएफ से कर्जा लेने के बाद 40 करोड़ का
झंडा तैयार करने पे लग जाएंगे बॉर्डर पर लगाने के लिए कि हमने इंडिया से बड़ा झंडा 14 अगस्त पर बॉर्डर पर लगाना है। तो ऐसी कौम, मुझे आप बताएं वहां की आवाम जो है वो कितनी बाशाऊर होगी। आपने बात की जी। एजुकेशन की, तो यहाँ पर मैं तो कहूँ एजुकेशन का कोई खास मेयार है ही नहीं। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस डिपार्टमेंट है। मैंने वहां कई बच्चों से इंटरव्यूज किए हैं। आप यकीन करें वहां के बच्चों को पता ही नहीं है कि इसरो क्या है और स्पार्को क्या है। ये हाल है स्पेस साइंस पढ़ने वाले डिपार्टमेंट के बच्चों का। और यकीन करें मैं कभी आपको स्पेस साइंस का डिपार्टमेंट दिखा दूं ना, उसकी ऐसी सूरत हाल है कि वे खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। तो आप वहां पे हॉन्टेड हाउस की जो स्टोरीज हैं वो वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह का खौफनाक मंजर है यहाँ के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का। और एजुकेशन तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में दी जा रही है, लेकिन फर्दर यहाँ पे नौकरियां नहीं है। मैंने ये चीज देखी है कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सब लोग, उन्हें उनके डिपार्टमेंट में नौकरियां भी मिलती हैं, उनका आगे स्कोप भी है। सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट की आप डिग्री लेते हैं उस पे आगे आपको नौकरी नहीं मिलती। पहले 4 साल 5 साल या 6 साल आप डिग्री लेने में लगा देते हैं, लाखों रुपया आप अपना लगाते हैं, उसके बाद आपको 6 महीने साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है बगैर पैसों के। और उसके बाद भी जो आपने डिग्री हासिल की होती है आपको उस इदारे में नौकरी नहीं मिलती। देखिए, मैं पाकिस्तान का एक वीडियो देख रहा था कुछ समय पहले, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और एक मौलवी साहब थे, वो ये कह रहे थे कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है। साकिन हम्म। मतलब वो जैसे हम लोग देखते हैं उस तरीके की है। तो सोचिए, जहाँ का स्टूडेंट्स को एक तबका ये बताता है कि पृथ्वी गोल नहीं है, साइंस गोल है बताती नहीं है है। पृथ्वी गोल है, तो ये जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूजन में रहेगा कि भाई किसकी बात माने। तो ये हालत है आपके यहाँ पर जो साइंस और टेक्नोलॉजी की चीजें हैं। और वो कार्यक्रम पूरा जो है आपके टीवी चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा था। रही बात, जैसे कि हम्म। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन नहीं है, सुपार्को, ये सारी चीज़ों के बारे में लोग नहीं जानते इतना ज़्यादा। देखिए, दिक्कत क्या है कि जब आपके पास में फाइनेंशियली आप मजबूत नहीं होते हैं, तो फिर आपको क्या रहता है, जैसे आप हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके पास 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मतलब जो भी आपके हस्बैंड काम करते हैं, कोई भी हो, तो उसको सबसे पहली नीड क्या होती है कि वो खाना पूरा करे अपना, अपने बच्चों को खिलाए, बिल्कुल पहनाए, है ना? ये सारी चीज़ें पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल पाकिस्तान की बिल्कुल। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अब वो दुनिया भर से पैसे माँगता है, उसके बाद में कैसे चाँद के बारे में सोच सकता है? वही कहते हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं, जैसे कि आपने बताया ना कि हम यहीं से चाँद देख सकते हैं, तो हमें जाने की क्या ज़रूरत है? तो अंगूर खट्टे वाली बात है, जब आपके पास नहीं चीज़ें हैं, उस चीज़ को पाने के लिए, तो आप यही भी कह सकते हैं कि भैया बस हमको यहीं से दिख जाता है, हमें क्या ज़रूरत है? तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, इस वजह से इस तरीके के बहुत ज़्यादा बयान आते हैं। और देखिए, क्योंकि भारत अच्छा कर रहा है, तो भारत अच्छा कर रहा है, तो उसको किसी न किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ ज़रूर करना है, तो कुछ ना कुछ तो हम्म। बोलना ही है। और अपनी क्षमता नहीं है कुछ करने की। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल साथ में चलती हैं, इसी वजह से इस तरीके के बयान आते हैं। देखिए, भारत के अंदर भी पहले आपको पता है इसरो के अंदर लगभग 37% जो सॉरी नासा के अंदर जो वैज्ञानिक हैं, उसमें 35 से 40% इंडियन वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट जो हैं। तो ऐसा नहीं है हम्म। कि हमारे यहाँ पर, देखिए, हमारे यहाँ पर लोग पढ़ते हैं, हमारा एजुकेशन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो दुनिया हमारे यहाँ के लोगों को बुलाती है अपने यहाँ पर काम करने के लिए। जैसे भारत के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको दुनिया बुलाती है कि आप आइए हमारे यहाँ पर रहिए और हमारे लोगों की सेवा करिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। तो इसी बिल्कुल तरीके से पाकिस्तान भी कर सकता है कि अपना एजुकेशन जो क्वालिटी है उसको अच्छा कर ले, उसके बाद में फिर दुनिया हो सकता है कि उनको धीरे-धीरे करके एक्सेप्ट करना चालू कर दे। लेकिन अगर आप एजुकेशन में ये डालेंगे, धर्म को डालेंगे कि धर्म के अंदर ये बताया गया है और वही सही है, साइंस झूठा है, तब फिर साइंस वाले आपको क्यों समझेंगे? फिर आपको धर्म वाले समझेंगे। सही। और आजकल की दुनिया के अंदर साइंस के ऊपर धर्म को कोई रखना नहीं चाहता है। भाई ये आप ये बताइए, मोबाइल जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको आप धर्म से किस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं? भाई ऐसे तो देखा जाए, क्योंकि जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो गॉड होते थे वो बात करते थे ना, सही। वो बैठे-बैठे बात कर लेते, तो हम लोग तो गॉड के बराबर हो गए आज के हिसाब से देखा जाए। तो साइंस जो है
और रिलीजन को हमेशा अलग रखना चाहिए। रिलीजन जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए होता है, अपने जीने के तरीके को कैसे जीना है उसके लिए होता है। अगर आप उसको साइंस में डालेंगे तो फिर आपके जो देश है वहाँ के लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, और आपका जो बच्चा होगा जिसको आप पढ़ा रहे हो कंफ्यूजन में हमेशा रहेगा कि ये सही है वो सही है। वही पाकिस्तानियों के साथ में हो रहा है। इसी वजह से एजुकेशन जो क्वालिटी है वो सही नहीं हो रही है वहाँ। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो इंडिया करे, चाहे वो अमेरिका करे, वो तमाम दुनिया के लिए, तमाम इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे, उतना ही हम सबके लिए बेहतर होगा और हम तनकीद की बजाय उसको एप्रिशिएट करेंगे उस कंट्री को, जो अपने मिशन लॉन्च करती है, उस पर इतने पैसे इन्वेस्ट करती है, इतने अरसे की स्ट्रगल करती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से, इस अचीवमेंट से सिर्फ इंडिया को या अमेरिका को फ़ायदा नहीं होता, पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को फ़ायदा होता है। अगर हम बात करें नासा की या अमेरिका की, तो आज तक उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च की, चाइना ने की, तो उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ, पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ। लेकिन जी अनफॉर्च्यूनेटली भारत जब भी कुछ करता है, तो अगर पाकिस्तान की कह लें कि 20% अवाम इंडिया को एप्रिशिएट करती है, तो 90% जो है वो तनकीद करती है। वही बात, जी क्योंकि उनके दिमागों में बचपन से यही डाला गया है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, भारत जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए शायद हम भारत की कामयाबी को सराहने की बजाय हमेशा तनकीद करते हैं, क्योंकि हमारे दिमागों में यही डाला जाता है कि भारत जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उनसे 1971 की जंग लड़ी, 1947 में उनसे अलहदगी हासिल की और दो कौमी नज़रिए की अक्सर बात की जाती है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो दो कौमी नज़रिया जिस पर पाकिस्तान ने भारत से अलहदगी हासिल की थी, वो तो कहीं दूर रह गया है। अनुज, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। वन्स अगेन आपको और तमाम इंडियंस को आदित्य L1 की बहुत-बहुत मुबारकबाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा। आपका मैंने कल या परसों में एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें एक जी, जी, टीचर थे आपके यहाँ के, और वो ये कह रहे बिल्कुल। थे कि अगर मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, अगर उनकी खोज को हटा दिया जाए, तो दुनिया के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। अब सोचिए बिल्कुल। ये टीचर आपके स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाएँगे, तो कैसे आपका पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? आप बताइए। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए कितने सारे साइंटिस्ट हुए हैं। क्या मोबाइल, टीवी या जो अभी हम लोग जर्निक सामान यूज़ करते हैं, उसमें से किसी चीज़ का आविष्कार मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया? नहीं किया है। लेकिन अब क्योंकि धर्म के चश्मे से हर एक चीज़ को देखना है। भाई ये इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी बात उन्होंने वहाँ पर नहीं की कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने हुँ, किया, मुस्लिमों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी किया, ये चीज़ बोल सकते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट को अगर हटा दिया जाए, तो दुनिया के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। भाई पता नहीं कौन-सी रिसर्च पढ़ते हैं यार ये लोग पूरी दुनिया के अंदर। हमको तो कभी ये समझ में नहीं आता इन लोगों को, जो आपके यहाँ पे टीचर जो होते हैं, इनको कैसे भाई क्या चीज़ ऐसी पढ़ लेते हैं कि ये मतलब जो है भांग वाला नशा करके इस तरीके की बातें करते हैं। तो अगर टीचर इस तरीके की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे आप बताइए? उनको और यही यही टीचर जब आपकी बुक्स को पढ़ाते होंगे तो वहाँ पर आइंस्टीन को पढ़ाते होंगे, जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको पढ़ाते होंगे, हुँ। लेकिन बाद में ये कहते होंगे कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं इनको हटा दिया जाए तो दुनिया के अंदर कुछ बचेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है ग्रो नहीं हो सकती है। आपने हमें अपने अनुज, चैनल पे आज बुलाया। भी पाकिस्तान में 80% जो मेडिकल के स्टूडेंट है, वो इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं। बहुत जी, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पाकिस्तानी किताबों की बजाय इंडियन किताबों को जो है वो पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीचर्स का, यहाँ की किताबों का क्या म्यार है। और मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि यहाँ की अवाम को बाशऊर होना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने मुल्क को तरक्की याफ़्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, और कोई भी माशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो वेल एजुकेट ना हो और दूसरों की टाँगें खींचने के बजाय अपने मुल्क पर काम ना करे। पाकिस्तान जी, एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में आटे की किल्लत है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता है, लेकिन हमने डैम्स नहीं बनाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पे तमाम बिज़नेस, तमाम कारोबार बंद हो गया है और तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं इस वक़्त पाकिस्तान किस कदर नाज़ुक सूरत-ए-हाल से गुज़र रहा है। और हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिस अवाम को 2 वक़्त के खाने की फ़िक्र हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत चाँद पर चला जाए या सूरज पर चला जाए, जी, उनके जी। टीचर्स उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं या बच्चे उनके क्या पढ़ रहे हैं। जब तक उनका पेट नहीं भरेगा, उनके बच्चे 2 वक़्त की रोटी नहीं खाएँगे,
उनके मतलब ज़हन में कोई भी ऐसी सोच नहीं आएगी और मुझे लगता है कि वक़्त के साथ-साथ जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये मज़ीद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने अपने चैनल के ऊपर हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए भी आपका धन्यवाद और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबको आदित्य एल1 सक्सेसफुल मतलब लॉन्चिंग होने की आप सभी को जो है बधाइयाँ और 4 महीने बाद हम लोग सक्सेस भी देखेंगे किस तरीके से आदित्य एल1 अपनी जगह पर इंशाल्लाह। पहुँचता है और फिर सूर्य की जो खोज है उसके ऊपर काम करता है। इसी के साथ आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। राधे-राधे। अल्लाह हाफ़िज़।